एक ही न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड 24 में पहली बार पूछा गया था एमसीक्यू की फॉर्म में, सेम क्वेश्चन था। और ये सेम क्वेश्चन बोर्ड 25 में फिर से रिपीट हुआ है। एक ही एमसीक्यू था, बाकी रीजन अलग अलग हो सकते हैं, बट सेम न्यूमेरिकल रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। और ग्राफ आप देखो, ये जो ग्राफ है ये फोर्स, कूलम्ब फोर्स और 1/r², जो डिस्टेंस हम पढ़ते हैं वहां पे, उसका जो 1/r² है, उन दोनों के बीच ग्राफ है। द फोर्स एंड 1/r² का ग्राफ है, जो कि स्ट्रेट लाइन बनता है। वो सीखते हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, और फिर इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। इसके बाद में देखो एक न्यूमेरिकल इस पे और बेस है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा देन हम इसकी बात करेंगे, जो कि बोर्ड 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, एक बार डिस्कस करते हैं। हम सबने, आपको याद हो कि कूलम्ब लॉ पढ़ा है। कूलम्ब लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि दो पॉइंट चार्ज होते हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। हम दो पॉइंट चार्ज पढ़ते हैं, इन दोनों पॉइंट चार्ज के इन बिटवीन डिस्टेंस कितना पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं r डिस्टेंस होता है। ठीक है जी, इन बिटवीन डिस्टेंस r है। अब आपको पता होता है कि इन दोनों पे एक फोर्स अप्लाई होती है, या तो फोर्स वो अट्रैक्टिव होती है या फोर्स वो रिपल्सिव होती है। ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू हमें पता होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अगर आप यहाँ पे फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे ये फोर्स वर्सेस, अगर हम डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बन के आएगा, ग्राफ कुछ ऐसे बन गया। अगर हम x एक्सिस पे डिस्टेंस रखें और हम y एक्सिस पे यहाँ पे फोर्स को यहाँ पे रिप्लेस करें, तो जो ग्राफ है वो कैसे बन के आएगा, कुछ ग्राफ कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक है जी, क्योंकि डिस्टेंस के साथ में आपके फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। हम जैसे अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं इन बिटवीन बोथ चार्जेस, तो जो फोर्स की वैल्यू वो डिक्रीज करेगी। ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं देन फोर्स विल डिक्रीज। ठीक है ना, समझ में आए। अब हमें पहली बार ग्राफ जो दे रखा है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बोर्ड में पहली बार पूछा गया है। अगर देखो, अब जो ग्राफ दे रखा है वो फोर्स और 1/r² के बीच का ग्राफ दे रखा है। ठीक है जी, समझते हैं इसको एक बार हम। अब कैसे, देखो अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। हम इसको मॉडिफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। उससे पहले बताऊं आपको, क्लास 11th में हम एक स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। हम क्लास 11th में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। हम स्ट्रेट लाइन को ऐसे पढ़ते हैं कि अगर कोई y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इक्वेशन है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये 0,0 मींस ओरिजिन से पास करेगी। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस एंड हेयर y एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन ये पास करेगी ओरिजिन से। ठीक है, अगर पास करेगी ओरिजिन से, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, जो स्लोप है इसका वो m है। m को हम क्या कहते हैं, हम m को कहते हैं यहाँ पे स्लोप। स्लोप होगा इसका m। हम इस स्लोप को टेन थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं कि जो एंगल है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल विद एक्स एक्सिस जो बनाती है, या द इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन इज कॉल्ड द टेन थीटा ऑफ दैट लाइन इज कॉल्ड स्लोप। तो हमें पता होता है कि अगर हम उसको टेन थीटा बोले, टेन थीटा, इस एंगल का हम टेन थीटा फाइंड आउट करें, उसको बोलते हैं स्लोप। दिस इज m इज इक्वल टू टेन थीटा। ध्यान देंगे इस पर। ठीक है जी, एंगल है, एंगल दिया जाएगा, तो ये जो m की वैल्यू है इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर एंगल पता है, जैसे आपको देखो एंगल यहाँ पता है, जैसे आपको एंगल यहाँ दे रखा है 30 एंगल है, अगर मैं tan 30 बोलूंगा तो उस लाइन का स्लोप बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए बस। मैं आपको इसलिए डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरली बायो वाले बच्चों को, जिन पे पीसीबी होता है, उनको नहीं पता होता है। पता होना चाहिए, इतना बेसिक कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। ठीक है जी, नाउ ये समझ में आया। अब हम एक बार बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास में फोर्स है, फोर्स क्या हमारे पास में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। हम यहाँ पे फोर्स को y एक्सिस पे मान लेते हैं, ऐसे फोर्स y एक्सिस पर है, फोर्स y एक्सिस पर है, और जो 1/r² है आप इसको x एक्सिस पर रिप्लेस करो। हम r को रिप्लेस नहीं कर रहे, हम 1/r² को x एक्सिस बोल रहे हैं। इसका मतलब देखो, इस फोर्स को मैं y लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू, देखो ये बनेगा k Q1 Q2, क्योंकि ये नंबर कांस्टेंट है, इनटू बन जाएगा x। अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमने फोर्स को हमने y एक्सिस पे रखा, 1/r² को हमने x एक्सिस पे रखा। अब आप ध्यान दो, y इज इक्वल टू k Q1 Q2 इंटू x।
जो k Q1 इंटू Q2 है, अगर सपोज करो एक कांस्टेंट है, वैसे भी कांस्टेंट है, k कांस्टेंट होगा, चार्ज जिन दो चार्जेस पे कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उन दोनों चार्ज की वैल्यू Q1 Q2 है। इसका मतलब ये m इजिकल टू बन गया k Q1 Q2 विच इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देखो यहाँ क्या लिखा जाएगा सर, यहाँ लिखा जाएगा 1/r²। समझ में आया? 1/r²। अब इधर यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हम फोर्स को लिखेंगे, दिस इज फोर्स। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये लाइन अब यहां से ड्रॉ करी जाएगी, एंगल बताया जाएगा इसको, इसका एंगल थीटा होगा। देखो इसका एंगल कितना बनेगा, इसका एंगल बन के आएगा थीटा। ठीक है, अब इस लाइन का स्लोप tan थीटा होगा और ये दी वैल्यू tan थीटा की, k Q1 Q2, इसको हम बोलेंगे tan थीटा विच इज स्लोप। ये स्लोप है k Q1 इंटू Q2 विच इज tan थीटा। समझ आया? हमने अपने कूलम्ब फोर्स के जो फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। दैट ग्राफ इज वर्सेस फोर्स वर्सेस 1/r²। ये ग्राफ में इतना समझ आया। अब ये समझना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे देखो, ये तो कांस्टेंट है, दो चार्ज है Q1 Q2, ये जो लाइन है वो Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है जी, अब ये समझेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास में Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है, हो सकता है दोनों चार्ज पॉजिटिव हो जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाए। दोनों का मल्टीप्लीकेशन, भाई ये हो सकता है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हो जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो m भी पॉजिटिव बनेगा। अगर m पॉजिटिव बनेगा तो इसका मतलब tan थीटा भी पॉजिटिव बनेगा, और अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो जो एंगल है वो भी पॉजिटिव होगा, जो थीटा एंगल है वो क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। और आपका ग्राफ कैसे बन के आएगा, जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बनेगा, और एंगल थीटा ये पॉजिटिव है। कब है, जब Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा। और दो केस बनेंगे ऐसे, दोनों पॉजिटिव बन जाए या दोनों नेगेटिव बन जाए। ठीक है, अगर इनमें से एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें से एक भी चार्ज Q1 Q2 में से एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, या ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। हमें पता है कि इसका प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, इसका मतलब जो m है आपका वो नेगेटिव बनेगा, और इसका मतलब है कि जो tan थीटा बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अच्छा, tan थीटा नेगेटिव कब होता है, जब एंगल नेगेटिव होगा। कब बनेगा, जब थीटा आपके पास में नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एंगल को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये डिस्टेंस 1/r² है, ये फोर्स है, तो हम क्वाड्रेंट फोर्थ में रिप्रेजेंट करेंगे और यहां रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल थीटा नीचे की तरफ दिखाया जाएगा। और यहां पे क्या होगा, जो Q1 Q2 है वो नेगेटिव फॉर्म है, अगर ऊपर दिखाएंगे तो Q1 Q2 पॉजिटिव बनेगा। इतना बेसिक हमें आना चाहिए। अगर यहां दिखाया जाएगा, ये मानो θ1 θ2 मान लेते हैं, अगर ये ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो Q1 Q2 नेगेटिव है। ठीक है जी, ये समझ आया इतना। अगर हमें एक कंसेप्ट समझ में आया तो इसका मतलब हमें इससे टेक अवे क्या है, इससे हमें समझना इससे ये है कि हमारे पास में जो m की वैल्यू है वो tan थीटा है, और इसकी वैल्यू बन के आ जाएगी k Q1 Q2। ठीक है जी, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। देखो अब आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। हमें दे रखा है फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विद 1/r², विद 1/r² आपको दे रखा है। ठीक है जी, द बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2, ये जो ग्राफ दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये Q1 Q2 के इन बिटवीन है, तो आप इसे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सर यहां से Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है। ठीक है जी, डाउन देखो, अगर ये हमें इधर रखा है कि Q2 Q3, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका हम बोलेंगे कि यहाँ पे Q2 Q3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव है। ठीक है, और देख लेंगे। अब हम रखा है इफ Q2 इज पॉजिटिव, देखो हमें देखा है कि Q2 पॉजिटिव है एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, जो Q2 की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और सबसे कम है मैग्नीट्यूड में, देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 सच दैट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। मींस
Q1 Q2 Q3 में कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा मिडिल में, कौन सा सबसे छोटा है, वो हमें रेशियो चेक करना है, हमें वो रिलेशन चेक करना है। देखो एक बात तो हमें ये दे दी गई है कि यहाँ पे जो Q2 है वो पॉजिटिव है। अगर इन दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है तो ये तो Q2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सर Q1 भी पॉजिटिव होगा। इतना इंटरप्रिटेशन हमें समझना है। नाउ अब इसको देखो, अगर इन Q2 इंटू Q3 ये नेगेटिव है और Q2 में दे रखा है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हुआ अगर हमारे पास में, तो Q3 को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये भी इंटरप्रेट करना है हमें। अब हमें समझ में आ गया कि Q2 पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है और Q3 हमारे पास में नेगेटिव है। लेकिन हमें जो ये रेशियो बताना है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बताना है, हमें मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है, हमें रेशियो साइन का नहीं बताना। साइन की कोई बात नहीं करी गई, ठीक है। अब हमें ये पता है कि Q2 सबसे कम है। आप अगर ऑप्शन चेक करो तो देखो Q2 ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, यहाँ पे सबसे कम है और यहाँ सबसे, इसका मतलब बी और सी हटा देते हैं। तो हमें चेक करना है कि Q1 बड़ा है या Q3 बड़ा है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, साइन की बात नहीं कर रहे। अब देखते हैं ये कैसे पता करेंगे। देखो अब हमें ये तो दिख रहा है यहाँ पे जो Q1 Q2 है, इसका जो एंगल है वो θ1 मान लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ देखो इसके लिए जो एंगल हम θ2 मान लेते हैं। ग्राफ को देख के इतना तो विजिबल दिख रहा है हमें कि जो θ1 एंगल है वो ग्रेटर देन θ2 एंगल है, ठीक है सर। इतना इंटरप्रेट तो कर सकते हैं ग्राफ को देख के हम। ये जो θ1 जो अपर एंगल है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये ग्रेटर है और ये Q2 ये स्मॉलर है, ठीक है जी। एक बार यहां लिखते हैं हम ग्राफ को, एक बार यहां बना लेते हैं। यहां देखते हैं, देखो ये दे रखा है यहाँ पे Q1 Q2, ये स्मॉल एंगल है, ये θ2, ये θ1 और ये जो एंगल है तो ये वैल्यू है Q2 Q3। यहां के लिए पहले M1 लिखो। M1 की वैल्यू आप लोग सर K Q1 Q2 विच इज tan θ1 आराम से। लिए बताओ इसके लिए वैल्यू लिखी जाएगी M2 इज इक्वल टू K Q2 Q3 विच इज इक्वल टू tan θ2। ग्राफ से देख के तो हमें पता चल रहा है ये जो θ1 है वो बड़ी वैल्यू है, θ2 छोटी वैल्यू है। इसका मतलब हम ये पता है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अगर एंगल बड़ा होता है तो उसका tan भी बड़ा होता है, तो हम उसको बोलेंगे tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। ये भी हमें पता होता है। नाउ एक बार दोनों को डिवाइड करना। देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, देखो हम इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, कितना बनेगा, देखो K से K कट जाएगा, ठीक है जी। Q2 से Q2 यहाँ कितना बचा Q1, Q1 अपॉन में यहाँ कितना बचा Q3 इज इक्वल टू, हमें Q1 अपॉन Q3 मिला। एक बार tan चेक करो, tan θ1 अपॉन tan θ2, यहाँ लिखा जाएगा tan θ1 अपॉन tan θ2, tan θ1 अपॉन tan θ2 अभी लिख रखा था हमने यहाँ पे। अगर एंगल 1 ग्रेटर है तो tan θ1 की वैल्यू ग्रेटर होगी, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर वैल्यू होगी, ये वैल्यू स्मॉलर होगी। अब आप मुझे बताओ कि Q1 और Q3 में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। tan θ1 बड़ी वैल्यू है तो Q1 की वैल्यू ज्यादा होगी, हम लिखेंगे Q1 ग्रेटर देन Q3। और आपको एक स्टेटमेंट तो न्यूमेरिकल में खुद दे रखा है कि Q2 लास्ट इन मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ग्रेटर देन Q2। ये ऑप्शन है। सबसे बड़ी वैल्यू Q1 की, उससे छोटी वैल्यू Q3 की और उससे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू Q2 की। आप एक बार ऑप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। और अब हमें इतना भी नहीं सोचना, ठीक है जी। देखो अब देखो इन दोनों को देखो, Q1 Q2 जो फर्स्ट है, Q1 Q2, यहाँ पे Q2 Q3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है Q2 सर हटा दो, Q2 Q2 हटाओ यहाँ से। ये एंगल ग्रेटर है, Q1 की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना एंगल ज्यादा है उसका चार्ज ज्यादा है। ये θ1 ये θ2, अगर θ1 ग्रेटर देन θ2 है, θ1 के लिए क्या चार्ज है सर Q1 चार्ज है, इसके लिए चार्ज क्या है Q3 चार्ज, ये कह सकते हैं। अगर एंगल ग्रेटर है तो उसके लिए चार्ज वो ग्रेटर है जो दोनों कॉमन से हट गया है,
Q2 Q2 कॉमन था, हमने हटा दिया, बचा Q1 चार्ज, Q1 ग्रेटर है, Q3 स्मॉलर है। समझ आया? ठीक है। 24 में जो पूछा गया था वो उल्टा था, ऊपर वाला एंगल कम था, नीचे वाला एंगल ज्यादा था। इतना आपको समझ में आ गया। और एक और क्या समझना है कि m इजिकल टू tan थीटा 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, ये k Q1 Q2 वैल्यू होती है। ठीक है जी। अब देखो एक न्यूमेरिकल ये दे रखा है हमें, 24 बोर्ड का न्यूमेरिकल, सेम ग्राफ पे हमें दे रखा है कूलम फोर्स F वर्सेस 1/r², ग्राफ फॉर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड Q2 Q3 एज शोन इन द फिगर। ठीक है। नाउ हमें बताना है रेशो ऑफ Q1 अपॉन Q3 क्या होगा। ऊपर एंगल कितना दे रखा है 30, नीचे एंगल कितना दे रखा है 60। अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो इनमें से जिसका एंगल ज्यादा है वो बड़ी वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 से 2 हट गया, क्या बना, ये Q1 के लिए ग्राफ है, Q3 के लिए ग्राफ है। Q1 का एंगल 30, Q3 का एंगल 60, मींस Q3 इज ग्रेटर देन Q1 होगा। ये हमने ग्राफ से इंटरप्रेट करा, लेकिन हमें स्लोप लिखना है। पहले हम बोलेंगे m1 इज इक्वल टू k Q1 Q2 इज इक्वल टू tan 30। हम बोलेंगे यहाँ पे m2 इज इक्वल टू k, इस लाइन के लिए लिखेंगे कितना है Q2 Q3 इज इक्वल टू tan 60। देखो डिवाइड कर लेते हैं, k से k हट गया, Q2 से Q2 हट गया, ये कितना बचा Q1 अपॉन Q3, Q1 अपॉन Q3 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन tan 60 की वैल्यू सर रूट 3 होती है, पुट कर लो यहाँ पे रूट 3। कितनी वैल्यू बनी हमारे पास में, ये नीचे वैल्यू आएगी तो बन जाएगी 1 अपॉन 3, मींस Q1 अपॉन Q3 का रेशो 1 अपॉन 3 बनेगा। और हमने यहाँ से भी इंटरप्रेट कर लिया था कि Q3 की वैल्यू फिर भी ज्यादा आने वाली है, Q1 की वैल्यू कम आएगी, तो आपका रेशो क्या बना 1 अपॉन 3। अगर Q1 की वैल्यू 1 कूलम है तो Q3 की वैल्यू 3 कूलम होगी। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।